हेलो दोस्तों, आज इतिहास के फर्स्ट चैप्टर के लघु उत्तरीय का आंसर करेंगे। इसमें क्या है, पहला क्वेश्चन, फ्रांसीसी क्रांति ने सामूहिक पहचान का भाव बढ़ाने के लिए क्या किया? उसका उत्तर होगा, फ्रांसीसी क्रांति आरंभ होने के साथ ही क्रांतिकारियों ने राष्ट्रीय और सामूहिक पहचान की भावना उगाने वाले कार्य किए। पितृभूमि और नागरिक जैसे शब्दों द्वारा फ्रांसीसी में एक सामूहिक भावना और पहचान बढ़ाने का प्रयास किया। क्षेत्रीय भाषा के स्थान पर फ्रेंच भाषा को प्रोत्साहित किया। मतलब फ्रांसीसी क्रांति में सामूहिक कैसे भाव उत्पन्न हुआ, इसके लिए उसने क्षेत्रीय भाषा को हटा करके एक फ्रेंच भाषा जो पूरा राष्ट्र को एकजुट करे, इस पर ध्यान दिया गया। दूसरा क्वेश्चन है, चलिए, नेपोलियन की राष्ट्रवादी के विकास में क्या भूमिका है? तो नेपोलियन बोनापार्ट 1789, लेकिन फ्रांसीसी क्रांति 1789 ईस्वी में हुआ था। तो नेपोलियन बोनापार्ट 1789 ने अपने शासनकाल में राष्ट्रवाद के प्रसार के लिए अनेक सुधार संबंधी कार्य किए। नेपोलियन विशेषाधिकार तथा आर्थिक समानता को दूर कर समानता की स्थापना की। दूसरा जो है, करों की समानता स्थापित की। तीसरा जो है, नेपोलियन ने 1804 में नेपोलियन संहिता लागू कर कानून के समक्ष सबको बराबरी का अधिकार दिया। चौथा जो है, देश के भक्तों, विद्वानों एवं कलाकारों को सम्मानित किया। और पांचवा जो है, नेपोलियन ने समान शुल्क, समान मापतौल प्रणाली और मुद्रा के द्वारा राष्ट्र को संगठित करने का प्रयास किया, जो नेपोलियन द्वारा किया गया कार्य है। तीसरा क्वेश्चन, चलो, तीसरा नंबर, वियना सम्मेलन की उपलब्धियां क्या है? वियना सम्मेलन की प्रमुख उपलब्धियां इस प्रकार है, फ्रांस द्वारा विजित प्रदेश को छीनकर विभिन्न राष्ट्रों में बांट दिया गया। दूसरा है कि स्पेन को पुनः तानाशाही देश बना दिया गया। तीसरा, हॉलैंड को स्वतंत्र कर दिया गया। चौथा, जर्मनी और इटली का एकीकरण के लिए अपने कार्य किए। चौथा नंबर, यूनान स्वतंत्रता संग्राम के कारण और परिणामों का उल्लेख करें। 18वीं शताब्दी के अंतिम तक यूनान में राष्ट्रवादी भावना जागृत होने लगी। नेपोलियन के युद्ध और वियना कांग्रेस ने इस विचारधारा को आगे बढ़ाया। लगभग 18वीं सदी के अंत में यूनान में बौद्धिक आंदोलन भी हुआ। कॉन्स्टेंटाइन रोगास नामक एक प्रमुख नेता ने गुप्त समाचार पत्र का प्रकाशन कर यूनानियों में तुर्की से स्वतंत्र होने की भावना जगी। इसका परिणाम क्या हुआ? तो यूनानियों ने लंबे और कठिन संघर्ष के बाद ऑटोमन साम्राज्य के अत्याचारी शासन से मुक्ति पाई। पांचवा नंबर, इटली के एकीकरण में गैरिबाल्डी की भूमिका क्या प्रकाश है? उत्तर होगा, इटली के एकीकरण में गैरिबाल्डी ने अनेक युद्ध किए। काबूल ने जहां कूटनीतिक द्वारा इटली का एकीकरण संभव कर दिया, वहीं गैरिबाल्डी ने अपनी तलवार द्वारा इसे संभव बनाया। इसलिए गैरिबाल्डी को इटली का तलवार कहते हैं। लगभग 1859 में इसने लाल कुर्ती नामक संगठन बनाया। इसमें दो ऑब्जेक्टिव है, बहुत पूछता है परीक्षा में, कि इटली का तलवार किससे कहते हैं, तो गैरिबाल्डी को। और लाल कुर्ती का संबंध किससे है, मैजनी से कि गैरिबाल्डी से? तो गैरिबाल्डी से। मैजनी से क्या है, कार्बोनरी संगठन। छठा नंबर, जर्मनी को एकीकरण के लिए बिस्मार्क ने कौन सी नीति अपनाई? जर्मनी का एकीकरण बिस्मार्क के प्रयासों से संभव हो पाया अपनी कूटनीतिक और सैनिक शक्ति के सहारे। बिस्मार्क ने जर्मनी का एकीकरण किया। जर्मन को एक सूत्र में बांधने के लिए वो रक्त और लोह की नीति का अनुसरण किया। बिस्मार्क की कूटनीतिक तथा युद्ध नीतियों से 1871 में यूरोप के नक्शे पर जर्मन राष्ट्र का उदय हुआ। क्वेश्चन पूछेगा, लोह और तलवार या किसने किया था? तो बिस्मार्क ने किया था। द्वितीय, 1848 की क्रांति के प्रभाव को समीक्षा करें। उसका उत्तर होगा, 1848 की क्रांति में यूरोप के विभिन्न देशों में प्रतिक्रियावाद और रूढ़िवाद के विरुद्ध आवाज उठाई गई। क्रांति द्वारा मेटरनिक व्यवस्था ध्वस्त कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन,
दी गई क्रांति भले ही पूरी तरह सफल नहीं हुई हो, परंतु निरंकुश राजाओं को यह समझ में आ गया कि उदारवादी और राष्ट्रवादी को संवैधानिक सुविधाएं देकर ही क्रांति पर नियंत्रण रखा जा सकता है। इस क्रांति का परिणाम है राष्ट्रीयता की भावना से प्रेरित होकर नए राष्ट्रों का उदय होना। और 1848 की क्रांति से प्रभावित होकर के विश्व के कई जगह निरंकुशवाद के विरुद्ध आवाज उठने लगी। 1848 की क्रांति में मेटरनिख व्यवस्था ध्वस्त होकर के इटली जर्मनी का एकीकरण का मार्ग प्रशस्त हो गया। दूसरा क्वेश्चन, राष्ट्रवाद के उदय का यूरोप और विश्व में क्या प्रभाव पड़ा? 18वीं सदी से 19वीं सदी के बीच यूरोप में जिस राष्ट्रवाद की लहर चली उसके विश्व पर व्यापक प्रभाव पड़ा। क्या प्रभाव पड़ा? तो पहला, राष्ट्रीयता की भावना से प्रेरित होकर अनेक राष्ट्रों में क्रांतियां और आंदोलन हुए, जिनके परिणाम स्वरूप अनेक नए राष्ट्रों का उदय हुआ। यूरोप में राष्ट्रवाद के विकास का प्रभाव एशिया और अफ्रीका में यूरोपीय देशों के उपनिवेश पर भी पड़ा। उपनिवेशी शासन से मुक्ति के लिए आंदोलन करने लगे। विश्व की शक्तिशाली देश साम्राज्यवाद और उपनिवेशवादी दौर में संलग्न हो गए। इस परिस्थिति में प्रथम विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि अब तैयार हो गई। क्वेश्चन है, यूनान में स्वतंत्रता संग्राम क्यों हुआ? इसका क्या परिणाम हुआ है? यूनान स्वतंत्रता संग्राम का प्रमुख कारण राष्ट्रवादी भावना का विकास होना या 18वीं सदी के अंतिम चरण तक यूनान में राष्ट्रवादी भावना और तेजी हो गई। राष्ट्रवादी की भावना के विकास में धर्म की प्रमुख भूमिका थी, क्योंकि यूनानियों ने अपने धर्म के लिए एक समान धार्मिक भावना थी, जिसके कारण धार्मिक एकता की अनुभूति हुई। कॉन्स्टेंटाइन रिगास नामक एक अन्य नेता ने गुप्त समाचार पत्रों का प्रकाशन कर यूनानियों में तुर्की से स्वतंत्र होने की भावना प्रज्वलित की गई। कैसे? इसका यूनान पर जो अधिकार जो था तुर्की ने किया था, तो तुर्की से कैसे स्वतंत्र हुआ जाए, इसके लिए इस देश में क्या हुआ? राष्ट्रवाद का विकास हुआ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चौथा, इटली के एकीकरण में विभिन्न चरणों को इंगित करे। क्या क्या है इटली के एकीकरण में? क्या क्या हुआ है? सबसे पहले 1815 के मेटरनिख द्वारा इटली को कई खंडों में विभाजित किया गया। इटली के कई भागों का अधिकार ऑस्ट्रिया ने किया। रोम के पोप को अधीन कर दिया गया। लेकिन राष्ट्रवादी भावना के विकास के फलस्वरूप 1930 और 1948 की क्रांति हुई, जिससे निरंकुश और राजशाही को प्रतिक्रियावाद का पतन होने लगा, जिससे मेटरनिख युग का अंत हुआ। एकीकरण का पहला चरण, इटली का एकीकरण का पहला चरण मेजनी की वजह से पूरा हुआ, इसलिए उसे इटली के एकीकरण का मसीहा कहा जाता है। उसने यंग इटली 1831 एवं यंग यूरोप 1834 ईस्वी में संस्था की स्थापना की। दूसरी चरण काउंट काबूर ने संभाली तथा तीसरा चरण गैरिबाल्डी ने तलवार से पूरा किया। उन्होंने लाल कुर्ती एक सैनिक का संगठन बनाया। अतः इटली के एकीकरण में मेजनी, काबूर और गैरिबाल्डी जैसे नेता ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाया। पांचवा क्वेश्चन, जर्मनी के एकीकरण की प्रक्रिया का संक्षिप्त विवरण दे। तो एकीकरण के पूर्व जर्मनी 3 भागों में विभाजित था। 1848 में मेटरनिख ने रूढ़िवादी व्यवस्था को अंत करके जर्मनी के एकीकरण का मार्ग प्रशस्त किया। जर्मनी के एकीकरण बिस्मार्क के प्रयासों से संभव हो पाया। अपनी कूटनीति और सैनिक शक्ति के सहारे बिस्मार्क ने जर्मनी की एकीकरण किया। जर्मनी को एक सूत्र में बांधने के लिए बिस्मार्क ने रक्त एवं तलवार की नीति अपनाई। अतः बिस्मार्क की नीतियों के कारण यूरोप में नक्शे एकीकृत जर्मन राष्ट्र का उदय हुआ।